नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे घटनाक्रम की जिसमें घटना हुई है, लोग हताहत भी हुए, आज भी उस दंश को लोग झेल रहे हैं, लेकिन आरोपी बरी हो जाते हैं। आरोपी
सही मायने में वो आरोपी थे या नहीं थे, ये तो अभियोजन पक्ष या जांच एजेंसियों को तय करना था। मैं बात कर रहा हूं मालेगांव बम धमाके की, जिसमें 6 लोग हताहत हुए और 101 लोग इंजर्ड हुए। ये कोई एक वाकया नहीं है कि जिसमें आरोपियों को बरी कर दिया जाए साक्ष्यों के अभाव में। और अभियोजन में जो प्रस्तुत किए गए जो जांच रिपोर्ट थी वो बहुत ही लचर और वैसी, जिसमें माननीय जस्टिस लाहौटी को यह कहना भी पड़ा कि केवल धर्म के आधार पे हम किसी को आतंकी नहीं बना सकते। दूसरा, जिस तरह के साक्ष्य हैं बहुत ही कमजोर हैं, इसके आधार पर केस आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसी तरह से मुंबई सीरियल रेल ब्लास्ट जो हुआ उसमें 187 लोगों की मौत हुई, लेकिन उसके आरोपी भी बरी हो गए। और पीछे चलिए, जयपुर में बम धमाके हुए, उसके आरोपी भरे हो गए। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एके जैन साहब हैं, विधिवेता, सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं, और आईबी के पूर्व अधिकारी, एडिशनल डायरेक्टर, पूर्व आईपीएस केसी मीना साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं जैन साहब आपके पास में आना चाहूंगा। इसे कोई खारिज नहीं कर सकता कि ब्लास्ट नहीं हुए, लोग मरे नहीं, लोग इंजर्ड नहीं है, लेकिन आरोपी बरी हो जाते हैं। क्या वाकई जिन पे आरोप तय किए किसी को फंसाने के लिए, या ये भी नहीं मान के चलते हम तो यूं कहें कि जांच एजेंसियों पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है फैसले के बाद में कि जांच एजेंसी इतने साल तक कर क्या रही थी। उनको ये तक पता नहीं था कि किसी केवल बस उस वक्त के मामले को दबाने के लिए किसी भी आरोप लगा कर क्या किसी को हम घसीटते हैं, या फिर वाकई कुछ इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए बहुत सारी खामियां हैं जिन पे चर्चा करनी चाहिए। देखिए, भारतीय न्याय शास्त्र का ये सिद्धांत है कि चाहे 9 दोषी दोष मुक्त हो जाएं, परंतु एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए हमारे यहाँ जो सिद्धांत है वो ये है कि सबूत, संदेह से परे सबूत होने पर ही किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जा सकता है। अपराध हुआ है, मौतें हुई है, पर आपने स्वयं उदाहरण दिया है, 3 अभी बड़े बड़े मामले हुए, 3 बॉम्ब ब्लास्ट के मामले हुए, 2 एक धर्म से जुड़े हुए थे, तीसरा दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ था। और आज मैं देख रहा था कि जैसे पहले भी देखा था कि जैसे ही कोई दोष मुक्त न्यायालय करती है, तुरंत एक शोर शुरू हो जाता है कि साहब एक धर्म विशेष के लोगों को झूठा आतंकी बनाया गया। आज भी इसी तरह की चर्चाएं चल रही थी, सत्ताधारी दल के लोग कर रहे थे, वो दूसरे मामलों में विपक्षी दलों के लोग कर रहे थे। परंतु न्यायालय इन चीजों से ऊपर है। न्यायालय में सबूत हो गए तभी सजा दी जाएगी। और मामले बिल्कुल झूठे होते, जैसे हम मालेगांव के मामले की बात ही करें, अगर ये मामला ऐसा लगता है कि सब पिछली सरकारों ने झूठा बनाया था, तो भी 11 साल जो सरकारें थी उन्होंने केस को वापस नहीं लिया। इसका मतलब तो ये माना जाता है कि एजेंसीज ने काम तो किया था, अपराध भी हुआ था, प्रथम दृष्टया सबूत भी थे। इसमें से भी 7 आदमियों पर चार्ज लगा था, 7 आदमी शुरू में ही आरोप मुक्त हो गए थे, और ट्रायल के बाद कहीं ना कहीं एविडेंस में कमी रही, जिसके कारण ये दोष मुक्त हो गए। तो जो खोज की जरूरत है वो हमारी एजेंसीज में इन्वेस्टिगेशन में सुधार की जरूरत है। अगर 2008 के मामले में 2025 में निर्णय होता है, 17 साल बाद निर्णय होता है, तो ये भी अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह सिस्टम पर भी है और हमारी एजेंसीज पे भी है और साथ में न्याय देने वाली व्यवस्था पर भी है। तो इन परिस्थितियों में ये कहना यदि कोई बरी हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि साहब वो अपराध हुआ ही नहीं या उसको झूठा ही फंसाया गया। इसका मतलब सिर्फ ये है कि सबूत इतने नहीं थे कि संदेह से परे उसके विरुद्ध आरोप प्रमाणित माना जाए। और ये मामले में, ऐसी मामले में जो सीधी जिम्मेदारी आती है वो अनुसंधान एजेंसीज की आती है। ये उनकी ड्यूटी थी। प्रोसिक्यूशन की आता है कि वो सही तरीके से अपना पक्ष न्यायालय में नहीं रख पाए। जयपुर ब्लास्ट में इतने सारे लोग मरे थे, जयपुर ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन राजस्थान की एसओजी ने की थी। जो बॉम्बे ब्लास्ट का आप जिक्र कर रहे थे उसमें केंद्र सरकार की एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन किया था। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमा है, ये साक्ष्य कलेक्शन में कमा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि दबाव में आकर या तो जल्दबाजी में साक्ष्य का कलेक्शन कर दिया जाता है, और या इस बात का एजेंसी ये समझती है कि भाई हमने तो कोर्ट में चालान पेश कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया,
फोटो छपवा दिए, खबर छपवा दी। उसको अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए कितनी जिम्मेदारी एजेंसी करती हैं, ये सब इन मामलों में साफ स्पष्ट हो रहता है। न आप सही सबूत लाते हो, न सबूत को न्यायालय तक ले जाते हो, बीच में गवाह आपके पक्षद्रोही हो जाते हैं। और उसकी वजह से ही होता है कि आतंकवादी या जो लोग हैं वो छूट जाते हैं या सही तरीके से पकड़ में नहीं आते। जी प्रमोद जी, अक्सर ये देखा जाता है कि अदालतें देखे साक्ष्य पे चलती हैं, अगर सबूत नहीं होते तो अदालत कुछ नहीं कर सकती है। इसी वजह से कई बार जांच एजेंसियों पे डांट भी पड़ती है अदालत की। तो कहा जाता है कि अदालतें फैसले देती हैं, न्याय नहीं, उनका काम फैसला देने का है, वो अपने अपने नजर। इसी वजह से तो अपील का प्रोसेस है कि एक पक्ष संतुष्ट होता है, दूसरा नहीं हो पाता है। मैं 3 उदाहरण अभी जैसे सर के सामने भी मैंने रखे, आपको भी मैं बताना चाहूंगा कि जयपुर बम धमाके, मालेगांव और 2006 के मुंबई ट्रेन जो ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट हुए जिसमें 187 लोगों की मौत हुई, ये ऐसे मामले हैं जिसके आरोपी बरी हो जाते हैं। तो क्या वाकई हमने विधि मंत्रालय भी बना रखे हैं, राज्यों के अंदर विधि विभाग भी बने हुए हैं, कहीं मॉनिटरिंग का अभाव रहता है? राजनीतिक बातें तो बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं होती है कि इस केस की डेट्स पड़ रही हैं, तो क्या पोजीशन है? सही योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और आपने जो ये मुद्दा उठाया है, इस पे बड़ा राष्ट्रीय बहस का एक मुद्दा है। इस पे निश्चित रूप से राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए कि घटना हुई, लोग भी मरे और कोर्ट में पूरा अभियोजन पेश भी किया गया, लेकिन बरी कर दिए गए। तो आखिर फिर अपराध किसने किया, इस बात की तो पता लगना चाहिए ना कि अपराध किसने किया। इसमें निश्चित रूप से या तो अभियोजन में कोई कमी रही, जांच में कमी रही है, या कोई कानूनी प्रक्रिया में कमी रही है, या सामाजिक या कोई आर्थिक संकट की स्थिति रही है। ऐसे केसों में ये चीजें बड़ी प्रभावी रूप से आती है। अब आप देखिए कि जैसे अब राजनेता का तो उनका तो अलग ही होता है कि कल लोकसभा में एक बड़े लीडर ये पूछ रहे हैं गृह मंत्री से कि आपने वो 3 आतंकवादियों को मारने के लिए कल ही समय क्यों चुना। अब ये कोई बात हुई? जब सेना, तो हमारी, ये मेरा कहने का मतलब है कि जब सेना पे सवाल उठ जाए, न्यायपालिका पे सवाल उठ जाए, तो इसके बाद में उस देश को बहुत गहन चिंतन की जरूरत है। इसमें देखो कोई वो नहीं होता कि हमारी जांच एजेंसियां, मान लो पुलिस फोर्स है, वो क्यों करेंगी? वो ऐसी घटनाओं में उनका भी दिल है, वो भी इंसान है, कितने लोग मरे हैं, तो वो निश्चित रूप से ऐसी तो कोई खामी वो शायद छोड़ते नहीं होंगे। तो इसमें मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पावर एक बहुत प्रभावी रूप से आ रही है कि जैसे आंदोलन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, स्थिति हो रही है। वरना तो न्यायपालिका ने तो बहुत पहले भी जस्टिस मुल्ला की टिप्पणी आज तक भी लोग पढ़ते हैं कि जस्टिस मुल्ला के बारे में उन्होंने तो एक बहुत तीखी टिप्पणी आज से नहीं, बहुत पहले ही उन्होंने दी थी, वो आपको शायद पता ही होगा सारी। तो ये गंभीर चिंतन और गंभीर बहस का विषय है, इसमें कोई दोहरा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें जो छूटने का जो मेन रीजन है, उसमें देखो जो मेन खामी तो आती है जांच की। अगर आप कोर्ट में सबूत नहीं देंगे, न्यायपालिका में आपने पुख्ता रूप से सबूत पेश नहीं किए, तो अब जज क्या करें? उनको तो सबूत ही चाहिए। आपने कई जजों की तीखी टिप्पणी भी सुनी होंगी इसमें भी कि काफी बार वो जांच एजेंसियों को भी फटकारते हैं, लताड़ते हैं कि सही तरह से अभियोजन, सही तरह से जांच नहीं की गई। लेकिन फिर भी हमारे पास और भी आगे एक कोर्ट के बाद दूसरी कोर्ट के बाद तीसरी कोर्ट के बाद बहुत सारे वो रहते हैं। तो इसमें आगे जाना चाहिए कि आखिर ये मामला क्या है, या उसको दूसरे सिरे से लाना चाहिए कि आखिर क्यों बरी हुए जब घटना हुई है, सारी हुई है। तो यहाँ जश्न तो मन जाते हैं कि पॉलिटिकल उसने अपने वोट बैंक के खातिर अपने बयान दे दिए, उससे ही तीसरी हो गई। लेकिन ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। आज आप जेलों में भी सवाल उठते हैं कि इतने निर्दोष भी भरे हुए हैं। जैसे अभी माननीय अपने वकील साहब ने बोला था कि बड़ी अच्छी बात है ये तो कि नो चाहे निर्दोष, मतलब एक दोषी, मतलब उसको सजा ना मिले निर्दोष को, एक को, चाहे 9 निर्दोष बरी हो जाए। ये तो हमारी प्रक्रिया इस पे तो चलती है कानून की, इसमें कोई दोहराय नहीं है। लेकिन ये भी गंभीर विषय है कि इतने लोग मरने के बाद भी किस तरह से बरी हो जाते हैं, किस तरह से उन जांच, हालांकि ये भी तय है कि जो कोर्ट में रिपोर्ट पेश करते हैं और जो जांच एजेंसियां जांच करती हैं,
पुलिस हमारी फौज से जो जुटी रहती है, उनको भी निश्चित रूप से अभी होने के बाद इससे दुख तो होता ही होगा कि इतनी जांच और वो करने के बाद भी उनको सजाएं नहीं मिली। लेकिन इसमें गहराई में जाने के बाद किसी एक को ही दोषी ठहराया नहीं जा सकता निश्चित रूप से। इसमें देखो दोस्तों, इसमें पूरी प्रक्रिया में ही बहुत बड़ी खामी का इसमें सवाल जो उठते हैं लोगों में भी। अब जब जी कार्यपालिका हमारे जो 4 स्तंभ है, चारों स्तंभों में जो खतरे में जो पड़ गए हैं, वो उसका ही नतीजा है। ये ऐसे ऐसे संगीन जुर्म हो जाते हैं और संगीन केस चलते हैं, लाखों रुपए इस पे जांच पे खर्च हो जाते हैं, लाखों रुपए। उसके बाद भी हमारा जो पैसा बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ फोर्स का, और ये बरी होके निकल जाते हैं। अब हम तो जो टिप्पणी न्यायपालिका पर ना कोई टिप्पणी कर सकता है, ना कोई और जगह आप जो केस से बरी होने के बाद में टिप्पणी करना भी अपराध हो जाता है हमारे संविधान के अनुसार। लेकिन इसको बड़ा बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए और न्यायपालिका को ही जागना पड़ेगा कि इस स्थिति में जब हुआ है तो आप लेके आए। जी। मैं मीना साहब आपके पास में आना चाहूंगा। आप एक ऐसे एजेंसी से रिटायरमेंट हुआ आपका जो देश की एक बड़ी एजेंसी और फीडबैक देने वाली एजेंसी है, घटना के पहले भी और घटना होती है उसके बाद भी। देखिए प्रमोद जी सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आरोप पे आप किसी को भी बना रहे हो, उसका एक अधिकार है, उसका वैधानिक एक उसके पास में राइट है, और वो अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए जिरह कर सकता है, हायर से हायर लॉयर कर सकता है, और वो जो भी बचाव के रास्ते हैं वो अपने अपनाएंगे। ये जांच एजेंसियों का काम है कि जो अपने सबूत जुटाएं उसके आधार पे उस आरोपी को सलाखों तक पहुंचाए। किसी ने देखा कि हाँ इसने मर्डर किया, लेकिन वो भी बचते हैं। बचते इस वजह से है कहीं ना कहीं हमारी कमजोर कड़ी होती है। मुंबई, जयपुर, मालेगांव, 3 उदाहरण तो ऐसे हैं कि साल भर के दरमियान में, और कोइंसिडेंट 2 उदाहरण इसी महीने के हैं। एक फैसला 21 जुलाई का, एक 31 जुलाई का घटना हुई है। इतने लोग हताहत भी हुए हैं, लेकिन आरोपी कौन, यानी कि उन घटनाओं का गुनहगार कौन? सर ये क्या सिस्टम में खामी है? घटना तो ये किसी न किसी ने अंजाम भी दिया, लेकिन वो गुनहगार कौन है फिर? जी मीना साहब। नमस्कार साहब, नमस्कार साहब, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट 2006 में हुआ था, जिसमें 189 लोग मारे गए थे और 12 आरोपी, जिसमें 5 को सजा मिली थी फांसी की और 7 को जो है आजीवन कारावास मिला था। उसके बारे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में गई और वहां से वो स्टे मिला। लेकिन उसमें जो है उसमें जो आरोपी हैं उनको वापस जेल में नहीं आने का इस तरह का निर्देश सुप्रीम कोर्ट से जो गाइडलाइन मिली। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इसमें जिन आदमियों को फांसी की सजा हुई, 5 आदमी, और 7 आदमी को आजीवन कारावास की सजा हुई, तो ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनको सर्वोच्च न्यायालय है देश का, उसको जो है हमारे जो भी इसमें भारत सरकार की तरफ से जो पैरवी जेंडर है, उनको जो है इसमें ये देखना चाहिए कि 189 लोग मरे हैं इस इतनी बड़ी घटना में 2006 वाली में। इसमें कैसे जो है क्या नाम से इतना हो गया, स्टे तो हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन उनको वापस जो है जेल में नहीं लाना, ये भी देखना चाहिए। प्रॉपर मॉनिटरिंग का भी मैं इसमें अभाव मानता हूँ, कमी मानता हूँ। और ये दूसरा जो अपने जयपुर ब्लास्ट वाली बात है, उसका भी इस तरह का हुआ है, और इस तरह से जो ये मालेगांव ब्लास्ट वाला है, ये कहीं न कहीं कोई कमी रही होगी, किसी हो सकता है जिसमें कुछ नहीं हो। जैसे मालेगांव में 6 मारे गए थे, 7 लोग आरोपी हैं। इसको पॉलिटिकली कुछ तरह की बातें बोली जाती है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं ये कहीं कहीं प्रोसिक्यूशन साइड में इसमें किसी न किसी तरह की कमी महसूस करता हूँ। जैसे जब चार्जशीट सबमिट की जाती है, चार्जशीट सबमिट करने के बाद ही हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, उसको ट्रायल के समय तक, मैंने लॉजिकल एंड का मतलब है ट्रायल का फैसला होना, तब तक हमको इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये हम बच नहीं सकते, इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए
कि भाई जिसने भी इसमें इस तरह का हुआ है वो ट्रायल शुरू हो गया, ठीक है। अब इसमें हमारे चूंकि जैसा प्रमोद जी ने बताया कि सब इसमें हमारे जो अलग अलग स्तंभ है, लेकिन अलग अलग स्तंभ होने के बावजूद भी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। तो उन जिनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को भली भांति निभाना चाहिए और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये अगर मॉनिटरिंग होगा तो मैं समझता हूँ इसमें कुछ सुधार हो सकता है। जी, मैं जैन साहब आपके पास में आना चाहूंगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं खामी रही है सिस्टम की, जिसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि टाइम पीरियड भी होना चाहिए। ऐसी घटनाओं में तो फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए, लेकिन ये रहता है कि साहब इतने सबूत जुटाने होते हैं, इतने साक्ष्य, इतने गवाह, इतना एक लंबा प्रोसेस चलता है। लेकिन प्रोसेस से चलता हो, इतने लोगों की जान से बड़ा प्रोसेस थोड़ी है। जब किसी घटनाओं में सैकड़ों लोग मर रहे हैं और उसके बाद भी हम एक दुआई देते हैं कि साहब प्रोसेस से, आज भी अगर हम उस लचर व्यवस्था से काम करेंगे तो अदालतें भी क्या कर लेंगे। अदालतें डेट देती हैं, उस पे समय पे कभी कोई गवाह नहीं पहुंच पाता है, कभी जांच एजेंसी के अधिकारी नहीं पहुंच पाते हैं, डेट ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से तो न्याय कभी मिल ही नहीं सकता। मैं चलिए उसमें नहीं जाऊंगा। जो लोग इन दहशतगर्दों के किसी भी घटना के हों, अगर मंसूबे इसी तरह से रहे तो वो नापाक इरादे तो आज भी कायम रहेंगे कि भारत का सिस्टम ऐसा ही है, बरी हो जाएंगे, कुछ दिन इंतजार करना होगा, कुछ दिन जेल में रहेंगे, उसके बाद में हमारा सिस्टम जैसा है। तो जैन साहब, क्या कुछ करने की आवश्यकता है इसमें? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम अभी जयपुर का ही उदाहरण ले, कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर इतना शोर मचा, एनआईए के पास चली गई, एनआईए ने जांच पूरी लचर रफ्तार से तो जांच पूरी की और अब तक 2 गवाहों के बयान हुए हैं। बहुत लंबे टाइम तक तो उसके लिए विशेष कोर्ट का ही गठन नहीं हुआ। एनआईए की स्पेशल कोर्ट का चार्ज दूसरे आदमी के पास था। सिर्फ आप कोर्ट में कैसे, कोर्ट को फैसिलिटीज, अगर आपको ज्यादा मुकदमे करने हैं तो उस कोर्ट में भी सुविधा देनी पड़ेगी और पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को भी सुविधा देनी पड़ेगी कि वो अपने तरीके से जल्दी से मामले को निपटारा कर सके। अमेरिका में जैसे होता है कि जैसे जैसे मुकदमे बढ़ते हैं वैसे वैसे कोर्ट्स बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे मुकदमे कम होते हैं वैसे वैसे कोर्ट्स कम होती जाती है। और हमारे यहाँ स्थिति ये है कि उच्च न्यायालय में 25-25 साल से अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई है, 50-50 साल से सिविल की अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो इसकी जिम्मेदारी व्यवस्था को, सिर्फ बातें ही बातें चल रही हैं। होता यह है कि इन्वेस्टिगेटिंग तक, एजेंसी तक का इंटरेस्ट तब तक रहता है जब तक मामला गर्म रहता है, शोर रहता है, तब तक राजनेता शोर मचाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण कन्हैयालाल के केस का उदाहरण है, जिसमें इतना शोर मचाया गया कि केंद्र सरकार जांच करेगी, केंद्र सरकार की एजेंसी ने जांच की और मुकदमे में 2 गवाह हुए हैं 2 साल में जाके। तो इन परिस्थितियों में यह है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। टाइम बाउंड, अगर टाइम बाउंड करने से ही काम नहीं चलेगा, उसके टाइम के अंदर पूरा करने के लिए इतनी सुविधाएं भी आपको देनी पड़ेंगी, तब जाकर ये मामला बन पाएगा। जी प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगा। इन घटनाओं के फैसले के बाद देखिए, रोचक बात, हमारे देश की बड़ी पार्टियां इस तरह से उलझ रही हैं कि जैसे कोई किसी को संरक्षण दे रहा हो। तो जांच एजेंसियों पे ज्यादा सवाल खड़ेंगे या जांच एजेंसियां कठपुतली बनकर के अपने आकाओं के इशारों पे किसी को फंसा रही हैं? ये जो कुछ चर्चा चल रही है उससे तो यही लग रहा है। योगेंद्र जी, आदरणीय मीणा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी और वो मैं मानता हूँ, वो है ना, वो बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ी, कि आपने चार्जशीट पेश करी, फिर उसके बाद में केस को भूल जाते हैं कि ट्रायल कहाँ चल रहा है। उसी केस पर ज्यादा केंद्रित रहेंगे जो बवाल मच रहा हो या मतलब इस पर प्रेशर हो। अगर ट्रायल आपने चार्जशीट पेश करी है, मजबूत पड़ा के चार्जशीट पेश हुई है, और जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और आपने उसको पूरा उसका फॉलो अप किया है, पूरे उसके सबूत दिए, आज गवाहों को पहुंचने में दिक्कत हो जाती है, गवाहों को आप कोर्ट तक नहीं पहुंच देते। इस चीज में हमारी एजेंसियों को, जांच जो करती है, उनको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा केस पे, निश्चित रूप से। वरना आपने चार्जशीट के बाद आप सोच लेंगे कि भाई हम तो सब कुछ कर चुके, तो उससे तीसरी नहीं हुई, निश्चित रूप से। चलिए प्रमोद जी, समय कम है, मैं एक सुझाव 30 सेकंड में, मैं क्योंकि बड़ी एजेंसी के साथ में जुड़े रहे, उसके एडिशनल डायरेक्टर रहे, मीना साहब आपके पास में आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा 30 सेकंड में कि वाकई क्या फोकस करना चाहिए ताकि ऐसे दरिंदे बच ना सकें। मैं ये बताना चाहूंगा, ये मेरा मानना है कि जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया कि एक तो इसमें चार्जशीट सबमिट करने के बाद
उसमें हमको प्रॉपर मॉनिटरिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप करनी चाहिए और उसको प्रॉपर तरीके से परसुएशन बहुत जरूरी है। एक दूसरा है कि टाइम बाउंड, भाई अगर जो भी जिस भी नेचर का है उस नेचर के हिसाब से टाइम बाउंड इसको ट्रायल को कंप्लीट करके इसमें निर्णय आना चाहिए। इस तरह का अगर जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट को एक्ट पास करना चाहिए और जो जी। पास नहीं करते हैं, मतलब इसको टाउन बाउंड में उसमें पीरियड में नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान भी किया जाना जरूरी है। जी चलिए सर, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। खैर चलिए, घटना हुई है, घटनाओं का कोई ना कोई तो गुनाहगार होगा। उन गुनाहगारों को मैं तो अपनी भाषा में दरिंदा कहूंगा, लेकिन जांच एजेंसी अगर वहां जो उनका मुकाम था वहां तक नहीं पहुंचाने पाए तो ये हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। किसी को आप आरोपी बनाते हो तो उसके पास में जुडिशियल राइट है उसका कि वो अपना बचाव करे, और कोई भी गुनाहगार होता है तो उसको कहीं पे भी अगर लूज पोल लगती है तो उसका इस्तेमाल करता है। खैर चलिए, लेकिन राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, होती भी रहे, कोई बात नहीं, लेकिन इस सिस्टम को दुरुस्त करना बहुत जरूरी, नहीं तो इसी तरह से लोग बसते रहेंगे और जिनके चले गए वो आंसू बहाते रहेंगे। ये फैसलों को देख करके न्याय नहीं मिल पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।